हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। आज मुसलमानों के हालातों को देखकर कई लोग खुशियां मना रहे हैं, कई लोग खुश हैं कि मुसलमानों पर एक और बिल आया है और यह एक्ट बन चुका है और इस एक्ट के सहारे मुसलमानों के मदरसों पर कब्जा किया जाएगा, मुसलमानों के कब्रिस्तानों को कब्जा कर लिया जाएगा, मुसलमानों की जो संपत्ति है, जो उनके बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम कर दी है ताकि गरीबों का भला हो, यतीमों का भला हो, उन पर अब कब्जा जमा लिया जाएगा। आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी बेशकीमती घर वक्फ की जमीनों पर बनी है। क्या आपको पता है कई सौ एकड़ जमीन अभी पॉलिटिशियन और बिजनेसमैनों के कब्जे में है। वह सब जमीन अब बिल लागू होते ही आधिकारिक रूप से उनकी हो गई है। अब उन पे वक्फ क्लेम भी नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे नियम लाए गए हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया है। अभी कई ऐसे मुसलमान हैं, कई ऐसे हमारे देश के लोग हैं, उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें बहकाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि यह जो वक्फ बिल है इससे मुसलमानों का भला होगा। मुसलमानों के जो छोटे जाति के लोग हैं, जबकि उन्हें पता हो मुसलमानों में जातियां नहीं होती और जातियों पर आधारित छुआछूत नहीं होता। कभी आपने सुना है किसी मुसलमानों को मस्जिद में जाने पर रोका गया? कभी आपने सुना है कि कोई मुसलमान अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हो तो मस्जिद को धुलवाया गया हो? कभी आपने सुना है कि मुसलमानों के बच्चे अगर मस्जिद के अंदर पानी पीने जाते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है? कभी आपने सुना है कि मुसलमान, कोई नीची जाति का मुसलमान अगर घोड़ी चढ़ता है तो उन्हें रोक दिया जाता है? जी नहीं, मुसलमानों में जातियां नहीं होती है। लेकिन आप अपने आकाओं के जो सिस्टम है उसके हिसाब से चल रहे हैं। फूट डालो, राज करो। अंग्रेज जब भारत आए थे उन्हें पता था भारतवासी इतने मजबूत है कि इस देश पर कब्जा करना नामुमकिन है। बस एक तरह से कब्जा जमाया जा सकता है, वह है फूट डालो और राज करो। यही कहानी अब चल रही है। पहले हिंदू मुसलमानों में फूट डाला जा रहा है, उसके बाद अब मुसलमानों में ही फूट डालने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे मुसलमान कुर्दुगलू है, दोगले किस्म के नेता है, जिन्हें अपने पाले में कर कर कुछ पैसे का प्रलोभन देकर, कुछ पोस्ट का प्रलोभन देकर उन्हें वक्फ बिल के समर्थन में बुलवाया जा रहा है। जिस तरह से किसान आंदोलन के समय कई ऐसे नेता किसानों के जो कभी दिखते भी नहीं थे, उन्हें अचानक से किसान नेता बना दिया गया और उन्हें किसान बिल के समर्थन में खड़ा कर दिया गया था, वैसा ही कुछ आज हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। मैं वीडियो उससे पहले बना रहा हूं, जब तक वीडियो अपलोड होगी शायद सुनवाई हो गई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट माननीय अदालत है, सबको उसका सम्मान करना पड़ता है और हम करते ही हैं। चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो या कुछ भी हो, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून संविधान के दायरे में बनना चाहिए। लेकिन अब कानून कहीं और से बनकर आता है और उसे जस्ट पेश कर दिया जाता है। कानून कोई सांसद नहीं बनाते, कानून बैकडोर से बनकर आते हैं और उसे संसद भवन में, लोकसभा में पेश कर दिया जाता है, राज्यसभा में पेश कर दिया जाता है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है वक्फ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन समझना पड़ेगा आपको और हमको, दोनों को इस बात को समझना पड़ेगा कि पहले हम सभी को पता हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे हमारे मुसलमान भाई, सभी को जानकारी यह होनी चाहिए कि वक्फ है क्या। और जब तक आप इस बात को नहीं जानेंगे तब तक आपको बड़गलाया यूं ही जाएगा कि वक्फ वो चीज है जो किसी की जमीन पर अगर उंगली उठा दे तो वह जमीन उसकी हो जाती है। समझाया आपको, बड़गलाया सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह भी जा रहा है कि वक्फ अगर किसी जमीन पर उंगली उठा दे उसकी हो जाएगी और आप उसके ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो
तो मौलाना मुल्ले लोग बैठे रहते हैं और वह जो फैसला कर देंगे वह सभी सलमान होगा। उसे हाईकोर्ट में अपील नहीं कर सकते, उसका फैसला ही आखिरी फैसला है। वक्फ, कई सैकड़ों जमीनों पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है और वक्फ को यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे सब भारत, यहां तक कि भारत के संसद पर भी वक्फ का कब्जा हो जाएगा। वक्फ के नाम पर हमारे हिंदू भाइयों को डराया गया, वक्फ के नाम पर उन्हें बरगलाया गया ताकि उनका समर्थन मिल सके। और जब तक मुसलमानों को परेशान न किया जाए तो हिंदू भाई उन्हें वोट नहीं करेंगे, ऐसा सरकार को लगता है। इसीलिए बीच बीच में ऐसे नए नए नियम लाए जाते हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे एनआरसी हो, अब वक्फ का मामला। तो ऐसे कानून को लाकर ही यह लोग मुसलमान को परेशान कर कर, मुसलमान को परेशान दिखाकर हिंदू भाइयों का वोट लेना चाहते। नहीं तो आप यह बताएं कि कोई ऐसा काम बीजेपी सरकार ने किया हो जिससे डायरेक्ट हिंदू भाइयों का हमारा फायदा हुआ हो, जिसमें मुसलमानों का कोई नुकसान ना हुआ हो, या मुसलमानों का कोई योगदान ही ना हो, या मुसलमान सबका इस्तेमाल ही ना हो। ऐसा कोई एक कानून, एक काम बता दीजिए बीजेपी सरकार का, जिससे हिंदू भाई एकजुट होकर बीजेपी को वोट किए हो। राम मंदिर का मामला, अगर बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर न बनाया जाता तो क्या हिंदू भाई एकजुट होकर उन्हें वोट करते? क्या एनआरसी सीए इस बात को लेकर कहते कि मुसलमान को देश से निकाल देंगे जो बाहर के घुसपैठिए हैं? तो क्या ऐसे लोगों को सपोर्ट मिल पाता? कई ऐसे सारे मामले हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, आप जरा सोचिए ना, दिमाग पर जोर डालिए ना, कि एनआरसी सीए हो, ट्रिपल तलाक हो, यूसीसी हो, या नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 हो, इन सभी को लाकर मुसलमान को परेशान किया गया और उस परेशानी का फायदा उठाकर हिंदू भाइयों को पोलराइज किया गया और फिर वोट लिया गया। और अब वक्फ के नाम पर बिहार में चुनाव होगा, वक्फ के नाम पर यूपी में चुनाव होगा, लेकिन बिहार के जदयू के एक नेता है ललन सिंह, उन्होंने कहा था सदन में, झूठ बोला था, सबसे बड़ा झूठ बोला था कि वक्फ का जो मामला है यह धार्मिक मामला नहीं, यह प्रॉपर्टी का मामला है। अब हम आपको बता दें, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो। आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो यह जो भ्रांतियाँ फैल रही है, यह तो गलतफहमी फैल रही है, कम से कम थोड़ी बहुत जो हमारे पढ़े लिखे हिंदू भाई हैं, पढ़े लिखे मुसलमान भाई हैं, वह समझ सकेंगे कि आखिर वक्फ क्या है। वक्फ, किसी ने कहा कि यह प्रॉपर्टी का मामला है, तो किसी ने कहा यह एक बोर्ड का मामला है, यह धार्मिक मामला है। जी हां, अगर सच में कहा जाए तो यह जो वक्फ है यह पूरी तरह धार्मिक मामला है। वक्फ है क्या, इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जब पहली बार यह वक्फ का जिक्र आया तो कैसे आया, या आखिर वक्फ का सिस्टम है क्या, आया कहां से? इस बात को जानने के लिए आप यह समझिए कि वक्फ का जो वर्ड है, एक शब्द है वक्फ, जिसके मायने होते हैं ठहराव, और वक्फ आया है एक अरबिक वर्ड है, और इसका पूरा वर्ड जो कहा जाता है वकूफा, और वकूफा के मायने आते थे ठहराव, रुक जाना, रोक देना। और वक्फ से पहले जो है वह ओरिजिनल चीज जो है वह सदके जारिया है। सदके जारिया यानी कंटिन्यूअस चैरिटी,
लगातार जिससे सवाब मिलता रहे, लगातार जिससे फायदा होता रहे, उसे ही सदके जारिया कहते हैं। एक ये है कि आप किसी गरीब को इलाज के लिए 10,000 दे दिए, 5,000 दे दिए, 100 दे दीजिए, तो उनका जो सवाब है वह तुरंत आपको मिल जाएगा, लेकिन वह इलाज के बाद आपको लगातार उसका सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन सदके जारिया जो है वह किसी प्रॉपर्टी को आप अल्लाह के नाम कर दिए, वहाँ मस्जिद बन गई, वहाँ मदरसे बन गए, तो मस्जिद में जो नमाज पढ़ रहे हैं लोग, जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, आप मर भी जाएंगे तो आपने जो मस्जिद में अपनी ज़मीन दी है तो उस पर जो इबादत होगा उसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलेगा, जिंदा रहने पर भी मिलेगा, आपके बेटों को भी मिलेगा, और जो ज़मीन में हिस्सेदार जितने थे सबको मिलेगा, और लगातार मिलता ही रहेगा। इसे ही सदके जारिया कहते हैं, जिसका जिक्र सूरह अल बकरा आयत नंबर 215 में कुरान शरीफ में किया गया है। वहीं इसका जिक्र कुरान शरीफ के सूरह अल इमरान आयत नंबर 134 में भी जिक्र है, जिसमें कंटिन्यूअस चैरिटी सदके जारिया का जिक्र है। वहीं हजरत अबू हुरैरा हदीस नंबर 1631 में भी इसका जिक्र है, और यह सदके जारिया के कॉन्सेप्ट पर ही यह वक्फ का मामला है। अब ये वक्फ नाम क्यों पड़ा? एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास खैबर में एक जगह है और उस जगह को हम अल्लाह के नाम पर देना चाहते हैं, जिससे मुझे सवाब हो और गरीबों को फ़ायदा हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम इसे सदके जारिया कर दो, और सदके जारिया करने के बाद मरने के बाद भी तुम्हें इससे लगातार सवाब मिलता रहेगा, और मुसलमान समुदाय के मुसलमान भाइयों को और गरीबों को, मिस्कीनों को इसका सवाब मिलता रहेगा लगातार, और जब तक इससे भलाई होती रहेगी तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, तुम्हें नेकियां मिलेंगी। यह जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ज़मीन को सदके जारिया कर देते हैं, यह चर्चा पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाती है, और लगातार अब सदके जारिया करने की लोग बात करने लगते हैं, और लोग अपनी ज़मीनों को सदके जारिया करने लगते हैं, लोग अल्लाह के नाम पर करने लगते हैं, जिससे गरीबों को फ़ायदा मिले और इसका सवाब लगातार उन्हें मिलता रहे। करीब 2 से 2,500 साल बाद सदके जारिया तो बढ़ रहा था, और उसका जो प्रॉपर्टी था वह भी बढ़ रहा था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं था। और प्रॉपर्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए 20 से 25 साल बाद लगभग 66 एडी में सदका जारिया तो हो रहा था, सदका जारिया बढ़ रहा था, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई एक सिस्टम नहीं था। करीब 20 से 25 साल बाद 66 एडी के समय, 20 से 25 साल बाद 66 एडी में उमैयद डेस्टिनी इस्लामिक एम्पायर काफ़ी पावर में रहती है और काफ़ी पावरफुल तरीके से अपना वहाँ पर वर्चस्व में रहती है। उसी समय खलीफ मुआविया अबू सुफियान रहते हैं। वह उस प्रॉपर्टी जो होती है सदके जारिया की, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एक रजिस्टर ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाते हैं, वक्फ सेंट्रल रजिस्टर बनाते हैं, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं, मुतावली बनाते हैं, और वह एक नियम तैयार करते हैं, और उसी नियम के तहत वहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी सदके जारिया हो रही थी उसे एक नाम देते हैं, वक्फ का नाम देते हैं, जिसके मायने होते हैं कि ठहराव, और वहीं से इस वक्फ का कॉन्सेप्ट का मामला सामने आता है। देखिए, अब ये भी कहा जाता है कि वक्फ का पहला जो लिखित है रिटन में, वह कब मामला सामने आया? फिलिस्तीन में रमल्ला सिटी है, और रमल्ला सिटी में रहने वाले फ़क अल हदीम ने रेस्ट हाउस वक्फ किया था, और जो रिटन रिकॉर्ड में स्टोन से लिखा हुआ था। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोहम्मद गौरी जब आए थे, तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तब
उन्होंने मुल्तान के जमा मस्जिद के सटे 2 गांव को वक्फ कर दिया था, ताकि वहाँ के गांव में से जो आमदनी आए उससे वहाँ का जमा मस्जिद का निज़ाम चलता रहे। वहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया था। अगर बात करें, छत्रपति शिवाजी के दादा ने भी कई ज़मीनों को वक्फ किया था। वहीं शिवाजी महाराज ने भी करीब 653 एकड़ लैंड को वक्फ किया था। वक्फ सिस्टम जो है इंडिया स्टेट लेवल की बात करें तो उस समय सदर हुआ करते थे स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सरकार हुआ करते थे, विलेज में काजी हुआ करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दीवान हुआ करते थे और डेली एक्टिविटी करने के लिए मुतावली हुआ करते थे। और इन सभी में सभी जो इस्लाम को मानने वाले थे, जितने भी मुस्लिम समुदाय के रहनुमा कह लीजिए, मौलाना कह लीजिए, वह हुआ करते थे। उस समय तक इस जो वक्फ का सिस्टम था, इसमें कोई भी सरकारी बॉडी के लोग नहीं हुआ करते थे, कोई भी राजघराने के लोग नहीं हुआ करते थे। इसमें बस मौलानाओं और जो इल्म के जानकार है, जो इस्लामिक स्कॉलर थे, इस्लाम के जानकार थे, उन्हें दिया जाता था। जब ब्रिटिश सरकार आई और ब्रिटिश सरकार का कब्जा जब ब्रिटिश सरकार इंडिया में आई, तब अगर इंडिया की बात करें तो 1882 में उन्होंने ट्रांसफर एक्ट लाया और वक्फ प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा दिया। देखिए, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ इंडिया में आई और इंडिया के लोगों को गुलाम कर दिया, तब कुछ दिनों तक वह जो है वह ना हिंदू धार्मिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप किया, न मुसलमान के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उन्हें बार बार सूचना मिलने लगी कि वक्फ की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें लगातार लोग उसके फ़ायदे उठा रहे हैं, उसमें जो आमदनी आ रही है उसको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, लोग करप्शन बहुत ज़्यादा है, लगातार उसमें जब अंग्रेज़ों के पास यह मामले आने लगे, तब अंग्रेज़ों ने 1882 में द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया और उस एक्ट के तहत उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा दिया। इसके बाद लोगों का विरोध चालू हुआ, कई सालों तक विरोध होता रहा और मुसलमान इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि उनसे टैक्स लिया जाता है। जो ज़मीन वक्फ की गई है, जो उनके बड़े बुजुर्गों ने गरीब लोगों के लिए वक्फ किया है, उसमें अंग्रेज़ों ने जो टैक्स लगा दिया था, उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद अंग्रेज़ सरकार को भी झुकनी पड़ी और जब अंग्रेज़ झुके तो उन्होंने यह एक्ट हटा दिया। यह एक्ट वक्फ पर नहीं लागू किया गया, इससे हटा दिया, इससे वक्फ अलग रखा गया। वहीं 1894 में द लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया और इसमें सबसे बड़ी बात रही कि इसमें वक्फ को ऐड किया गया। यानी सरकार को अगर हॉस्पिटल बनाना था, सरकार को अगर बाईपास बनाना था, सरकार को अगर रोड बनाने थे, तो वह वक्फ की संपत्ति ले सकती थी। इस एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए थे और इसी एक्ट के तहत जब 1911 में कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी शिफ्ट होती है, कैपिटल शिफ्ट होता है, तो नई दिल्ली में कई सारे वक्फ की, कई 100 एकड़ ज़मीन वक्फ की थी, जहाँ पर धार्मिक मस्जिदें, मदरसे काफ़ी सारे थे। जब यह कैपिटल बना तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने सभी वक्फ की लगभग प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा दिया। इस द लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत इन्होंने वहाँ पर लगभग सारी संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। और यही कारण है कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद जिस ज़मीनों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, उस जगह सरकारी ऑफिस खुल गए, सरकारी अस्पताल बन गए, सरकारी बोर्ड के कार्यालय बन गए और इसीलिए अब तक उस ज़मीन पर कई ऐसे प्रॉपर्टी है जहां पर वक्फ और गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट का मामला चल रहा है। अब इसको भी आप थोड़ा सा गंभीर से सोचें, इस मामले को अपने दिमाग में
बैठा कर रखे कि कई सौ एकड़ जमीन जो दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर है, वहां पर जब अंग्रेज आए तो यह द लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वक्फ की संपत्ति को कब्जा किया, और जब अंग्रेज चले गए तो सरकार ने उस संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लिया, वहां पर सरकारी कार्यालय बना दिए। और फिर फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर लगातार लोग, मुसलमान के जितने समुदाय के लोग थे, फर्स्ट टाइम जब मुसलमान समुदाय के जितने लोग थे वह इस एक्ट के खिलाफ सड़क पर उतरे, विरोध दर्ज किया, तब 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया, और इस एक्ट के तहत स्टेट डेवलप और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां बनाई गई, और उस कमेटियों में फिर 1954 में वक्फ एक्ट 1954 लाया गया, जिसमें स्टेट बोर्ड और सिया, जहां पर 15% से ज़्यादा सिया के मुसलमानों ने अपनी संपत्ति को वक्फ किया है, वहां पर सिया वक्फ बोर्ड भी बना, और उसमें मुस्लिम मेंबर थे। जब अंग्रेज़ों ने 1954 में वक्फ एक्ट 1954 बनाया, उसमें सिर्फ मुसलमान ही मेंबर बन सकते थे और नॉन मुस्लिम उसमें मेंबर नहीं हो सकते थे। वक्फ बाय यूज़र का उसमें कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो ज़मीन, यह जो मामला है वक्फ बाय यूज़र, इसको भी थोड़ा माइंड में बैठा कर रखिएगा, आगे आने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह जो वक्फ बाय यूज़र था यह डाला गया जब देखा गया कि मुसलमानों की संपत्ति पर कई लोग कब्जा जमा कर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर वक्फ बाय यूज़र लाया गया कि जो ज़मीन जिस हाल में है, जैसे वहाँ पर कब्रिस्तान है, कोई दफन कर रहा है, कोई मस्जिद है, वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ मौखिक रूप से किसी ने डोनेट कर दिया था, क्योंकि ये जो वक्फ था कोई सदके जारिया में अपनी ज़मीन को लिखित रूप से भी दे सकता था, मौखिक रूप से भी दे सकता था। तो जो लोगों ने मौखिक रूप से अपने संपत्ति को वक्फ किया था, तो वहाँ पे या तो मस्जिदें बन गई, या तो मदरसे बन गए, या तो कब्रिस्तान बन गए, तो लगातार यूज़ में आ रहा था, तो इसीलिए उस ज़मीन पर वक्फ का ही कब्जा रहा था, इसीलिए एक कानून लाया गया था वक्फ बाय यूज़र। उसके बाद द एक्ट 1945 उसके बाद द वक्फ एक्ट 1954 में कुछ चेंज किया गया। जिस समय पीवी नरसिम्हा जी पीएम ऑफ इंडिया थे, उन्होंने वक्फ एक्ट 1995 लाया, और यह सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था। जब लोग वक्फ एक्ट 1954 के बाद जब कई और संपत्तियों पर वक्फ के बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, नेताओं ने कब्जा किया, उसके बाद पीवी नरसिम्हा जी जब पीएम ऑफ इंडिया थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 1995 में एक एक्ट लाया था जिसमें बीजेपी ने भी फुल बहुमत से सपोर्ट किया था। अपना पूरा सपोर्ट बीजेपी ने भी दिया था, और 1995 के ही उस कानून को अब वक्फ एक्ट 1995 को बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था। वक्फ एक्ट 1995 को अब बीजेपी काला कानून बता रही है, और 2025 में जो यह नए कानून में बदलाव उन्होंने किया है, कानून लाया है, कानून लागू करवाया गया है, वह 1995 एक्ट का हवाला भी देते हैं। तो आप बताइए, या तो उस समय के बीजेपी नेता सही थे, या तो इस समय के बीजेपी नेता गलत है, या तो उस समय के गलत थे। यह बीजेपी के नेता को क्लियर कर देना चाहिए। वहीं आप वक्फ बोर्ड की बात करें तो उस समय क्या कानून थे, मैं बता दूं तो उस समय वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल बना हुआ था। अब वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल क्या है, इस पे बहुत सस्पेंस है। कई लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट कह लीजिए, उसमें मौलाना मुल्ले बड़े रहते हैं, और वह वक्फ के सपोर्ट में ही हमेशा फैसला सुनाते हैं। यह गलतफहमी बीजेपी के नेताओं और सरकार के द्वारा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी फैलाया जाता है कि वक्फ पे जो, अगर वक्फ, पहली बात तो वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी पर हाथ दे दे तो वह प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। दूसरी बात कि वक्फ का जो कोर्ट है, जो ट्रिब्यूनल है, उसमें सारे मुल्ले मौलवी बैठे पड़े रहते हैं, वहाँ पर वह वक्फ पे ही फैसला सुना देते हैं। और तीसरा कि जो ट्रिब्यूनल में फैसला हो जाता है उस पर आप अपील भी नहीं कर सकते।
अब इसमें खुलासा सुन लीजिए, जो हकीकत है, जो 1995 एक्ट है जिसमें बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था, उस एक्ट में वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, उसमें कौन कौन रहते हैं पहले ये जान लीजिए। उसमें जो ट्रिब्यूनल होते हैं उसमें उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बोला जाता है। उसमें जिस तरह से रेलवे, डिफेंस और इंडस्ट्रियल के लिए वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जो होता है उसमें पहले सुन लीजिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा होता है, जैसे रेलवे के पास है, डिफेंस के पास है, वैसा भी वक्फ के पास है। और वक्फ के इस बोर्ड में, इस ट्रिब्यूनल में स्टेट सिविल सर्विस वाले एक व्यक्ति होते हैं। वह मुसलमान नहीं होते, वह स्टेट सिविल वाले एक अधिकारी होते हैं। दूसरा, एक जुडिशियल जज होता है, वह मुसलमान नहीं होते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही हो सकते हैं। तीसरा, उसमें एक मुस्लिम लॉ स्पेशलिस्ट होते हैं। यह तीनों होते हैं और इसमें जो अध्यक्षता होती है वह जुडिशियल सर्विस के जो जज होते हैं उनकी अध्यक्षता में मामले पर सुनवाई होती है और फैसला दिया जाता है। अब इसमें एक और सेक्शन ऐड हुआ, सेक्शन 40, इसका भी काफ़ी जिक्र होता है। देखिए, सेक्शन 40 था कि बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर मान के चलिए कोई संपत्ति है जिस पर सालों साल वक्फ का कब्जा है, जहाँ पर मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, और वक्फ के पास सबूत नहीं है, सबूत कागज पुराने थे और उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, नहीं। फिर ऐड होता है एक सेक्शन 40, बर्डन ऑफ प्रूफ। अब मान के चले वक्फ की कोई संपत्ति है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, कब्जा कर लिया है तो वक्फ उसे नोटिस भेजेगी। नोटिस भेजने के बाद उसके पास 1 सालों तक जवाब देने का वक्त रहेगा। वह जब आएंगे तो उनसे प्रूफ मांगा जाएगा कि आपके पास क्या सबूत है कि आप वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किए हैं। अगर उसके पास सबूत होगा तो वह ज़मीन उनकी हो जाएगी, अगर नहीं सबूत होगा तो वह वक्फ की होगी। इसे बर्डन ऑफ प्रूफ भी कहा गया है। डिस्प्यूट है तो ऐसे मामलों पे यह कारगर होती है। वहीं पर अब उस समय जो वक्फ की ज़मीनों पर जिसने कब्जा किया गया था उस पर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगता था, उसे क्रिमिनल एक्ट कहा जाता था, ले उसमें 2 साल की सज़ा भी होती थी। इसे भी काफ़ी कारगर माना गया और इसकी वजह से भी 1995 के बाद कई ऐसे प्रॉपर्टी, प्राइम प्रॉपर्टी था वक्फ का, वह कब्जा होने से बच सका। वहीं उस समय जब सर्वे हुआ था तो पता चला 6 लाख एकड़ प्रॉपर्टी जो कागज़ में है वह वक्फ के पास है, उसमें से 4 लाख भी ज़मीनी स्तर पे नहीं होगा। उसके बाद कई लोग यह कहते हैं, लगातार यह बात सोशल मीडिया पर वायरल है कि अगर वक्फ संसद भवन पर उंगली उठा दे तो वह संसद भवन की हो जाएगी। उंगली कौन उठाएगा? क्या कोई मौलाना रहते हैं, मुल्ला जी रहते हैं जो उस पर उंगली उठाने वाले हैं? जी नहीं, मौलाना मुल्ला नहीं होते, वह सर्वे कमिश्नर होते हैं जो राज्य सरकार नियुक्त करती है और वह कोई मुसलमान या मौलवी नहीं होते, किसी मुस्लिम संगठन के नहीं होते, वह सरकार के बॉडी होते हैं। उनका काम रहता है सर्वे कमिश्नर का वह सर्वे करना, फिर सर्वे को बिहार सरकार को भेजना। अगर बिहार में सर्वे हुआ है, जिस स्टेट में हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास वह लिस्ट जाती है, फिर वह लिस्ट वक्फ बोर्ड के पास आती है, फिर नोटिफिकेशन जारी होता है। फिर आपकी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ ने क्लेम किया है तो आप उस पर अपना दावा भी कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल में जाकर उस मामले का निष्पादन कर सकते हैं, आपके पास अगर कागज है तो। फिर एक 1995 में एक्ट आया, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह एक्ट है लिमिटेशन एक्ट 909 1909। अब यह लिमिटेशन एक्ट क्या है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हें भी आपको समझना पड़ेगा। लिमिटेशन एक्ट जो है वह 1909 इस पर लागू नहीं था
और इससे वक्फ को अलग रखा। लिमिटेशन एक है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा कर रखा है और 12 साल से आप उस जमीन पर रहते आ रहे हैं, कब्जा किए आ रहे हैं, तो वह प्रॉपर्टी के मालिक आप हो जाएंगे। वही सरकार की ज़मीन सरकारी ज़मीन पर है तो 30 सालों से ज़्यादा से है और वह अपोज नहीं कर रहे हैं तो वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। लेकिन उस समय जो लिमिटेशन एक्ट से वक्फ बोर्ड को हटा दिया गया था, उसके कई कारण हैं, क्योंकि वक्फ की ज़मीन जो है वह अल्लाह के नाम पर है, वह सार्वजनिक संपत्ति है, उसे गरीब मुसलमानों के लिए बनाया गया, तो कोई एक रखवाला नहीं होता। कई मुतवल्ली ने भी पैसे लेकर किसी और को कब्जा करवा दिया गया था, तो कौन अपोज करता उसको लेकर। तो इसीलिए इसमें लिमिटेशन हटा दिया गया कि अगर वक्फ की संपत्ति है, 100 साल के बाद भी वक्फ को पता चले कि वक्फ की संपत्ति पर किसी और ने कब्जा किया है, तो वक्फ क्लेम कर सकती है। यह फायदा था और इससे उनको नुकसान था जो वक्फ की संपत्ति पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया, जो सेंट्रल पे केंद्र सरकार के जो अल्पसंख्यक मंत्रालय होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं और केंद्र सरकार के अधीन आते हैं यह बोर्ड, और यह राज्य सरकार की जितनी वक्फ बोर्ड होती है उन पर निगरानी करती है। और वक्फ बोर्ड जो राज्य सरकार की होती है, वह वक्फ कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट में होती है उस पर निगरानी करते हैं। और अब जो नया बिल आया है, इसको गौर से सुनिए, इसे कैसे मुसलमान के फायदे में बताया गया है। या आप पूरी जो नए वक्फ बिल को समझेंगे, 1995 का जो वक्फ बिल था, वक्फ एक्ट था, वह वक्फ की संपत्ति को बचाने वाला था और जो अतिक्रमण जिन्होंने किया है उसको जेल भेजने वाला, उसको अतिक्रमण करने वालों को क्रिमिनल साबित करने वाला था। लेकिन अब जो नया वक्फ एक्ट 2025 है, यह इसका नाम उम्मीद है। अब उम्मीद किसके लिए? जी हाँ, उम्मीद उनके लिए है जिन्होंने वक्फ की जमीन को कब्जा कर रखा है। उम्मीद अनिल अंबानी के लिए है, क्योंकि दुनिया की सबसे बेशकीमती घर उनका वक्फ की जमीन पे है, इसीलिए उम्मीद जगी है उनको कि अब वह संपत्ति उनकी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक समय कहा था, वंस अ वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ, यानी एक बार जो वक्फ की संपत्ति हो गई वह हमेशा वक्फ की संपत्ति रहेगी। लेकिन अब जब यह कानून आया है तो उम्मीद उन सभी की जग गई है जिन्होंने वक्फ की कई एकड़ जमीनों को कब्जे में कर रखा है और कई एकड़ जमीनों पर अभी डिस्प्यूट का मामला चल रहा है। अगर बात करें 6 लाख एकड़ जमीन अगर मुसलमानों के वक्फ के पास है तो उसमें 4 लाख एकड़ जमीन पर डिस्प्यूट का मामला चल रहा है और 4 लाख एकड़ जमीन पर किसी और का कब्जा है। तो ये 4 लाख एकड़ जमीन का मामला है, ये वक्फ का और मुसलमानों का मामला नहीं। 4 लाख एकड़ जमीन को कैसे वह बड़े बड़े बिजनेसमैनों को दे पाए, अनिल अंबानी को सौंप पाए और सरकार कब्जा कर ले, इसको लेकर यह नई वक्फ बिल आई है और सरकार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए आई है, इसीलिए इसका नाम उम्मीद रखा गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है। यह देखिए, अब पहला जो संशोधन है, पहले था क्या 1995 या उससे पहले, कि कोई भी इंसान अगर अपनी जमीन को वक्फ करना चाहता है, अल्लाह की रज़ा के लिए देना चाहता है, गरीब लोगों के खाने के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए देना चाहता है, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान वह वक्फ कर सकता है। लेकिन अब क्या है, नए कानून में बदलाव किए गए और कहा गया है जो 5 सालों से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो वही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। आप कैसे जानेंगे कि कौन प्रैक्टिसिंग है? क्या दाढ़ी जो रखा है वह प्रैक्टिसिंग है, या जिसने टोपी पहन रखा है वह प्रैक्टिसिंग है, या जो घर पे नमाज पढ़ता है वह प्रैक्टिसिंग है? क्या हर व्यक्ति के पीछे आप कोई सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे? या मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे सर पे टोपी नहीं है, मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, क्या मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ? क्या मैं वक्फ नहीं कर सकता? मायने क्या है, इसको आपने स्पष्ट नहीं किया। वही दूसरा सबसे बड़ा मामला, वक्फ करने से पहले बच्चों और उसके प्रॉपर्टी के हकदार जो होंगे उनसे परमिशन ली जाएगी और उनके शेयर को देकर ही आप अपने शेयर पे वक्फ कर सकते हो। जमीन हमने खरीदी, मालिक है हम चाहें तो उस प्रॉपर्टी को जुआ खेलने के लिए बेच सकते हैं।
चाहे तो दारू में उड़ाने के लिए बेच सकते हैं, चाहे तो लड़कीबाजी करने के लिए बेच सकते हैं, लेकिन सही काम करने के लिए आपको पहले अपने बाल बच्चों को हक देना पड़ेगा, फिर आपको वक्फ करना पड़ेगा। बताइए, यानी सरकार चाह रही है कि आप गलत तरीके से पैसे को उड़ा दें, लेकिन अच्छे काम में आप मत लगाएं। ये कहां की नीति है भाई? और सबसे बड़ा मामला यहां फंस रहा है, यह जो नए संशोधन में एक और मामला है, रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर। अब बताएं, वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है। अब जो कब्रिस्तानें हैं, वर्षों वर्षों से लोग दफन है, अब वहां पर अधिकारी जाएंगे, कब्र से लोगों को निकालेंगे और कहेंगे बताओ तुम्हारे पास कागज क्या है, तुम दिखाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश को उखाड़ के हम फेंक देंगे। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग दफन है वह उठकर पेपर दिखाएंगे कोर्ट को क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज को, कलेक्ट्रेट को, कलेक्टर को पेपर दिखाएंगे कि साहब हम तो मर गए थे 100 साल पहले और हमने यह जमीन वक्फ की थी, अल्लाह के नाम पर दी थी, और तब से यहां पर पहले हम भी गए हैं और हमारे बुजुर्ग भी यहां पर गए हैं, हमारे नए नए पीढ़ियां भी यहां पर गढ़ती आ रही है, इसीलिए इसे वक्फ घोषित किया जाए। तो यह कहां का इंसाफ है? आप जितने भी धार्मिक बोर्ड है, धार्मिक मामले हैं, सब में वक्फ बाय यूजर है। जहां पर 100 साल पुरानी मंदिर है उसे आप कहते हैं ये बाय यूजर में गिनती आएगा कि मंदिर थी तो मंदिर रहेगी। लेकिन अगर मुसलमान की बात करें तो वक्फ बाय यूजर आपने क्यों हटा दिया? 100 साल पुरानी मस्जिद पर कौन कागज दिखाने वाला है? कहां से कागज लोग ढूंढ के लाएंगे? यानी आप 4.2 लाख एकड़ जमीन जो है, जो मौखिक रूप से वक्फ किया गया था, जहां पर वर्षों वर्षों से कोई कब्रिस्तान है, कहीं ईदगाह है, कहीं मस्जिद है, जो वक्फ कर दिया गया, जिसका पेपर नहीं है सही से, आप उसे कब्जा करेंगे, मुर्दों को वहां से उखाड़ फेंकेंगे। क्या करेंगे आप? स्पष्ट कीजिए। कैसे मुसलमानों का भला होगा यह भी स्पष्ट कीजिए। आप कहते दिखते हैं कि मुसलमान अगर वक्फ की संपत्ति पर सही से यूज होता है तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। तो आप यह बताए ना कि वक्फ बाय यूजर लाकर आप मुसलमानों को पंचर बनाने से रोक दीजिएगा, मुसलमानों का भला कर दीजिएगा। बताए आप कैसे भला होगा? मुसलमानों के 4.2 लाख एकड़ जमीन को आप कब्जा करके कैसे भला कीजिएगा? बताइए। एक और मामला है, गवर्नमेंट और वक्फ का जो मामला जहां जहां चल रहा है, लगभग आधे से अधिक संपत्ति में गवर्नमेंट और वक्फ का मामला चल रहा है, वहां पर जब तक वक्फ का वह प्रॉपर्टी साबित नहीं हो पाता तब तक वह जमीन सरकार के अधीन रहेगी। अब देखिए, पहले क्या था कि जब तक सरकार साबित न कर दे कि वह वक्फ की प्रॉपर्टी है, पहले क्या था, जब तक सरकार साबित न कर दे कि वह सरकार की संपत्ति है तब तक वह वक्फ की संपत्ति होती। अब क्या हो गया? अब वक्फ को साबित करना है कि वह वक्फ की संपत्ति है। अगर साबित जब तक हो रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तब तक वह सरकार के कब्जे में रहेगा। साबित होने के बाद अगर बाय चांस हो जाता है तब उनके कब्जे में जाएगा। और सरकार वक्फ को साबित करने के लिए कागज चाहिए, वर्षों पुराने दस्तावेज चाहिए, वह कहां से लाएंगे? कई खो गए हैं, कई हैं तो आधे अधूरे पड़े हुए हैं। तो इससे कैसे मुसलमानों का भला होगा साहब, ये तो बताए। अब एक और मामला है, पावर टू डिटरमाइन वक्फ प्रॉपर्टी 1995। अब इसको भी रिमूव कर दिया गया, यानी सेक्शन 40। सेक्शन 40 में जो था, मैं एक बार और पढ़ के बता देता हूं कि यह बड़ा अहम मामला है कि सेक्शन 40 बर्डन ऑफ प्रूफ। अब कोई प्राइवेट लोगों ने, या तो गवर्नमेंट का मामला हो गया कि गवर्नमेंट अगर बीएस वक्फ चल रहा है तो क्या होगा कि वक्फ को साबित करना पड़ेगा, नहीं साबित किए तो वह सरकार की प्रॉपर्टी रहेगी। जब तक नहीं तो कहीं अगर मस्जिद पर मामला है तो मस्जिद में ताले लटक जाएंगे, कब्रिस्तान पर मामला है कब्रिस्तान में ताला मार दिया जाएगा कि जब तक वक्फ साबित न कर दे कि वह कब्रिस्तान है तब तक कब्रिस्तान लाश को बाहर ही रखा जाएगा, दफनाया नहीं जाएगा।
जब तक वक्फ साबित न कर दे तब तक मस्जिद में ताले लगे रहेंगे। अब क्या है, अब सेक्शन 40 समझ लीजिए, यह भी बड़ा अहम मामला है। सेक्शन 40 जो है, अगर किसी दबंग ने, किसी नेता ने वक्फ की जमीन को कब्जा कर रखा है तो अब वक्फ को कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा और कलेक्टर के पास जाकर कागज दिखानी पड़ेगी कि साहब यह तो वक्फ की संपत्ति है और इन्होंने कब्जा कर रखा है। अब यह बताए कि वक्फ की जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया है उनको कागज दिखाना चाहिए या वक्फ कागज दिखाएगी। और कई ऐसे प्रॉपर्टी है, मैंने बताया, जो रिटर्न में नहीं है, जो मौखिक रूप से वक्फ बाय यूजर रहे हैं। कई ऐसे प्रॉपर्टी है जिसके दस्तावेज आधे अधूरे हैं, जिन पर वर्षों से वक्फ का कब्जा है। तो क्या इससे आप मुसलमानों का भला करेंगे? इससे पासमानदा मुसलमानों का भला होगा? अब देखिए, अब एक और अहम मामला, सर्वे कमिश्नर, अब इसे हटा दिया गया। जो स्टेट में सर्वे कमिश्नर हुआ करते थे, जो कोई वक्फ के मौलाना मौलवी नहीं होते थे, जो एक स्टेट लेवल ऑफिसर रहते थे, आईएएस अधिकारी, आईएएस रैंक के या उससे बड़े रैंक के अधिकारी रहते थे, कमिश्नर रैंक के, वह कमिश्नर वक्फ की संपत्ति को सर्वे करते थे, फिर नोटिफिकेशन करते थे, फिर गेजेट पास करते थे, फिर वक्फ बोर्ड उसे सूचना करता था अगर जिन्होंने कब्जा कर रखा। अब इसे हटा दिया गया है। अब इसे कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया है कि कलेक्टर अब वहां पर सर्वे करेंगे और जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगा वक्फ वालों से मांगेंगे कि आप कागज लाओ, नहीं तो ये सरकारी संपत्ति है। अब एक बार और बात है कि वक्फ की संपत्ति पर अधिकतर जगह सरकार और वक्फ में मामला है तो कलेक्टर किसके होते हैं? सरकार के। आप ऐसा कहते हैं कि बेटे को गवाही देने कहते हैं कि बाप के खिलाफ गवाही दो, तो बेटा कभी बाप के खिलाफ गवाही देगा? बेटा तो कहेगा कि जितनी संपत्ति है मेरे बाप की ही है। तो वही कहानी यहां होने वाली है। अब एक और सबसे अहम मुद्दा तो सारे हैं, एक और उसमें जुड़ गया है। एक है लिमिटेशन एक्ट 1963। अब इसमें देखिए, जिसने भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, अब लिमिटेशन उस पर लग गया। यानी 12 साल पहले से अगर उसका कब्जा है तो वह प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसे मिल गया। और यह फायदा सबसे ज्यादा किसे करेगा? अनिल अंबानी को। विश्व का सबसे महंगा घर किसे बचाना है? मोदी जी को। और वही घर बचाने के लिए मुझे लगता है यह कानून लाए हैं और मुसलमान को परेशान करके हिंदू भाइयों का वोट लेकर वह फिर से चुनाव, बिहार चुनाव हो, यूपी चुनाव हो, जीतना चाह रहे हैं। बाकी इसमें कहीं भी ऐसा कुछ हो जिससे हमारे हिंदू भाइयों का फायदा हो जाए और या देश का फायदा हो, तो मैं बता दूं कि मैं इस बिल का समर्थन करूंगा। अगर जरा सा भी एक पॉइंट हो जिससे हिंदू भाइयों को फायदा हो, हमारे देश का भला हो, तो मैं इस बिल का समर्थन करूंगा। कोई आके बता दे मुझे। यह सीधा अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति को फायदा हो रहा है या बड़े बड़े ऐसे नेता को जो वक्फ की संपत्ति को जिन्होंने कब्जा कर रखा है। अब एक और मामला है, इसमें कहा गया है कि जो स्टेट बोर्ड होंगे वक्फ का, उसमें 2 नन मुस्लिम भी ऐड किए जाएंगे। इस पे भी भारी बवाल है। पहले सभी मेंबर मुस्लिम हुआ करते थे, अब नन मुस्लिम यूज कर रहे हैं, आ रहे हैं। आप इतना बता दें कि किसी भी धार्मिक बोर्ड में अगर मुस्लिम को जगह दे रहे हैं तब यहां भी नन मुस्लिम भाइयों को जगह दे दीजिए। यहां तक कि जब संवैधानिक पोस्ट पे जो कोई रहता है, आईएएस अधिकारी, डीएम, कलेक्टर हो, तो वह मुस्लिम हिंदू नहीं होता, वह आईएएस अधिकारी रहता है। लेकिन आपके न्यास बोर्ड में ऐसा प्रावधान है, चाहे काशी हो, काशी मंदिर हो, चाहे सिंहेश्वर मंदिर हो, वहां पर अगर डीएम कोई मुस्लिम आ जाता है तो वहां पे बना हुआ है नियम कि वह मुस्लिम उस बोर्ड के अध्यक्ष नहीं होंगे। हिंदू आएंगे जिलाधिकारी तभी होंगे। अगर मुस्लिम आ जाते हैं तो या कमिश्नर रैंक के या उससे लोअर रैंक के अधिकारी उस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। जब आप आईएएस रैंक के अधिकारी को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो और आप वक्फ में गैर मुस्लिम को जगह दे रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है साहब?
आपको इंसाफ अगर करना है तो ठीक है, मुसलमानों को भी न्याय बोर्ड में सम्मिलित कर लीजिए, तब हम समझेंगे कि आप इंसाफ कर रहे हो। अब एक और मामला ट्रिब्यूनल का मामला आता है। देखिए, ट्रिब्यूनल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। मैंने पहले भी बताया था, इसमें जो लोग होते हैं मौलाना मुल्ले नहीं होते, कोई मुस्लिम संगठन के लोग नहीं होते हैं, स्टेट ऑफिसर होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, एक जुडिशियल के जज होते हैं और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होते हैं। ये तीन होते हैं जिसकी अध्यक्षता मुस्लिम नहीं करते, जिसकी अध्यक्षता जुडिशियल जज करते हैं। और यही कारण है कि जुडिशियल जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल काम करता है। कोई मुसलमान संगठन का फैसला नहीं होता या किसी और का फैसला नहीं होता है। तो अब इसमें क्या किया गया है, इस ट्रिब्यूनल के पावर को कम कर दिया गया है। अब इसमें सिविल जज भी होंगे, स्टेट ऑफिसर भी होंगे, यहां तक ठीक है। इसमें मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को हटा दिया गया है और इसमें स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी को डाला गया है। यानी स्टेट के जो राज्य के अधिकारी हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, मुस्लिम एक्सपर्ट को निकाल दिया गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश की गई है और इसके जो फैसले हैं, इसके फैसले को आप चुनौती दे सकते हैं। देखिए, यह जो नियम जितने आए हैं, इस नियम को तो हम पढ़कर आपको बता दिए, लेकिन इसके सीधे शब्दों में आप कहें तो इसमें वक्त पर गवर्नमेंट अपना कब्जा करना चाहती है और उसी उम्मीद के साथ यह उम्मीद, नया कॉन्सेप्ट, नया एक्ट लाई है सरकार वक्त करने के लिए। अब पता है, अब कलेक्टर की परमिशन की ज़रूरत है। आप अच्छे काम करने जाएंगे तो आपको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप अगर जुएबाजी करते हैं, आप अगर ज़मीन बेचकर शराब पी रहे हैं, ज़मीन बेचकर अय्यासी कर रहे हैं, ज़मीन बेचकर लड़कीबाजी कर रहे हैं, ज़मीन बेचकर उड़ा रहे हैं पैसे, तो कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा। ज़मीन बेचकर नशा कर रहे हैं, कोई पूछने नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आप ज़मीन बेचकर अच्छे काम करने जा रहे हैं, ज़मीन को वक्त कर रहे हैं, तो आपको पहले कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। साहब मैं तो वक्त कर रहा हूँ, आपकी परमिशन चाहिए। फिर वो देखेगा कि आपने अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। फिर आपको वक्फ करने की परमिशन दी जाएगी। फिर आपको देखेगा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं, सर पे दाढ़ी टोपी है, क्या है नहीं है। तो भाई यह जो है, यह एक्ट जो है, यह सीधे तौर पर उद्योगपति के लिए है, अनिल अंबानी के घर को बचाने के लिए है, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े ऑफिस को बचाने के लिए है, बड़े बड़े कारखानाओं को बचाने के लिए है, जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को हड़प लिया है, जिन्होंने वक्फ ज़मीनों को हड़प लिया है। अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करके, इतनी समझा कर। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं दो शायरी पढ़कर इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं कतरा भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। शुक्रिया।